सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा भी ढेर सारा प्यार और स्नेह। क्या हालचाल है? मस्त। खुश हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे सारे श्रोतागण, हमारी जो सखियां हैं वो भी बहुत खुश होंगे। बिल्कुल बिल्कुल खुश होंगे, क्योंकि भाई जानकारी के साथ साथ हम उनको गीत भी तो सुनवाते हैं, है ना? और व्यंजन आज भी बताएंगे। हाँ, आज हम किन किन अपने पिटारे में से किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में हम पहले जानकारी दे दें कि आज हम जैसे पालक के व्यंजन के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि समय की पाबंदी क्या होती है। क्या आप समय की पाबंदी को अच्छी तरह निभाते हैं या कभी-कभी लेट हो जाते हैं? बिल्कुल हाँ, समय की पाबंदी क्यों महत्वपूर्ण है इस पर तो चर्चा करेंगे ही। और बड़ा खास दिन है आज, एक विश्व चिरकारी अवरोधी फेफड़े रोग दिवस है। यानी कि फेफड़े का जो रोग होता है उसका दिवस है। उसके बारे में हम बताएंगे विस्तार से। और उसी के साथ साथ विश्व सहिष्णुता दिवस भी है सोनाली, है ना? सहिष्णुता को बहुत अपनाने की जरूरत है, बहुत सहनशील होने की जरूरत होती है। और साथ ही सखी विशेष में हम वीरांगना हंसा मेहता के बारे में भी श्रोताओं को जानकारी देंगे। जी हाँ, तो हंसा मेहता की जो बात है, वीरांगना हमारे देश में ऐसी हुई हैं कि जिनके बारे में जब जब बात करते हैं हम तो बिल्कुल रोमांच हो जाता है कि कैसे इन लोगों ने कर लिया। हंसा मेहता समाज सेवी, शिक्षाविद और एक वीरांगना थी। उनके पिता मनोभाई मेहता वडोदरा और बीकानेर रियासतों के दीवान थे और हंसा मेहता का जन्म 3 जुलाई 1897 को हुआ था। हंसा मेहता की आरंभिक शिक्षा बड़ोदरा में हुई। सन 1919 में वे पत्रकारिता और समाजशास्त्र की उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गई। वहां उनका परिचय सरोजिनी नायडू और राजकुमारी अमृत कौर से हुआ। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर हंसा मेहता ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। अपनी पढ़ाई जब उन्होंने पूरी कर ली तो वर्ष 1923 में भारत वापस आ गई और मुंबई के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जीवराज मेहता जी से आपका विवाह हुआ। हंसा मेहता ने साइमन कमीशन के बहिष्कार के जो था उसका बहिष्कार किया, और केवल किया नहीं बल्कि इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी शराब की पाबंदी, यानी कि शराब और विदेशी वस्त्रों की जो दुकानें थीं उन पर धरना देने के लिए खुद तो आगे आई ही बल्कि सभी महिलाओं का उन्होंने नेतृत्व भी किया। महिलाओं को संगठित करके उनके माध्यम से समाज में जागृति उत्पन्न करने के काम में भी वे अग्रणी थी। इन्हीं सब कारणों से विदेशी सरकार ने 1930 और 1932 में उन्हें जेल भेज दिया था। और महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा प्रयत्नशील हंसा मेहता ने जिनेवा के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वर्ष 1931 में वो मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्य चुनी गई। देश की संविधान परिषद की भी सदस्य रहीं। वर्ष 1941 में से 58 तक वडोदरा विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर के रूप में भी उन्होंने शिक्षा जगत में भी अपनी छाप छोड़ी। हम हंसा मेहता जी को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और हमारे एक साथी ने भी कुछ जानकारी और भेजी है। उन्होंने यही बताया है कि 3 जुलाई 1897 को जन्म हुआ। 4 अप्रैल 1995 को एक समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद के रूप में भारत में काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। इनके पिता मनोभाई मेहता वडोदरा और बीकानेर रियासत के दीवान थे। हंसा मेहता का इन्होंने यही लिखा है कि प्रमुख चिकित्सकों में से एक तथा गांधी जी के निकट सहयोगी से इनका विवाह हुआ, जीवराज मेहता जी से। भारत के संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। इन महिलाओं ने संविधान के साथ भारतीय समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हंसा मेहता इन्हीं में से एक थीं। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि 15 महिलाएं थीं। तो हमारे यहाँ शुरू से बहनों को यूं कहें कि महिलाओं को अच्छा अवसर मिलता रहा है। जिस तरीके का समान अवसर हमारे देश में मिला है शायद बहुत कम ही ऐसे देश हो गए जहाँ मिलता रहा हो।
लेकिन बाकी आपकी अपनी प्रतिभा है कि किस तरह से आगे आते हैं। लेकिन जो हमारी वीरांगनाएं रही हैं उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। बहुत सारी ऐसी भी हुई हैं सोनाली बिटिया की जिनका कि हमें नाम पता है, कुछ ऐसी भी हैं जिनका कि नाम ही नहीं पता है, और ऐसे ही देश के लिए वो न्यौछावर हो गई, शहीद हो गई। उन सबको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और बाकी अभी हम अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इन सब की तो बात करेंगे ही, उसके पहले गीत सुनते हैं। अपने जिया की माई रे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की माई रे। डगर में बैठे मैला हुआ री मेरा आचरा, मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोहे नहीं काजरा। कोई जो देखे मैया प्रीत कवा से कहूँ माजरा। डगर में बैठे मैला हुआ रे मेरा आचरा, लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी माई रे। हाँ माई रे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की माई रे। आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, बैया की छैया आके मिलते नहीं कभी सामरे। दुखिए मिलन का लेके कहा करूं कहाँ जाऊं रे। आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, पाकर भी नहीं उनको मैं पाती माई रे। मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की माई रे। माई रे बहुत प्यारा गीत, मदन मोहन साहब का गाया हुआ गीत, संगीत भी मदन मोहन साहब का ही था। और ये जो गाने हैं इतने खूबसूरत, बार बार सुनने को दिल करता है ना। दिल करता है, लेकिन गायकी में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हम सोचते हैं कि जो गाना गाता है उसका रियाज तो महत्वपूर्ण है ही, वो सीखे अच्छी तरीके से। गायकी कोई भी हो, लेकिन अगर आपने शास्त्रीय संगीत सीखा है तो जाहिर है, कहते हैं ना जैसे कि नींव बहुत मजबूत होती है, लेकिन उसके साथ साथ शरीर का जो एक अंग है फेफड़ा जी, वो मजबूत होना बड़ा जरूरी है ना। बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम गाते हैं उस वक्त जो है हमारी सांसों पर जो है बहुत नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। हाँ, और इसके लिए हमारे फेफड़े मजबूत होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और फेफड़े अगर मजबूत नहीं है तो उनमें बहुत सारी और भी समस्याएं होती हैं, और बहुत सारी समस्याओं की वजह से भी ये दिक्कत आती है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए नहीं गा पाते कि उनके फेफड़े में वो ताकत नहीं होती है। तो आज जो है COPD डे है, कह सकते हैं, वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे जी, यानी विश्व चिरकारी अवरोधी फेफड़े रोग दिवस है जी। और प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे बुधवार को ये दिन मनाया जाता है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण जहरीले तत्व हमारे फेफड़ों और श्वास प्रणाली को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसमें फिर यही होता है कि जब श्वास
प्रणाली में दिक्कत होती है तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और यह समस्या अचानक नहीं होती है बल्कि धीरे धीरे ये पनपती है। समय पर ध्यान अगर नहीं दे तो ये गंभीर रूप भी ले सकती है। भाई सांस तो सब कुछ है ना जी, है कि नहीं? इसलिए अगर शुरुआती दौर में ही अगर कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है, जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिल्कुल, है ना। और इस बीमारी का प्रमुख कारण धूम्रपान भी है, इसलिए धूम्रपान से बचे। साथ ही जिन गांवों में, जिन घरों में चूल्हों पर खाना बनाया जाता है, उन महिलाओं को भी ये बीमारी घेर सकती है। तो ये सीओपीडी इस बीमारी के लक्षण की तो अगर हम बात करेंगे, लेकिन जैसे धुएं आदि की जो बात है वो ठीक है, लेकिन अब जब वहां पे चूल्हे पर खाना बना रहे हैं तो क्या करें, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा करें कि सांस लें, व्यायाम ऐसे करें कि आपकी जो फेफड़े हैं वो और मजबूत हों, उनकी क्षमता और बढ़े। जितनी गहरी हम सांस लेंगे और जितना ज्यादा हम बाहर छोड़ेंगे, यानी खाली करेंगे फेफड़े, उतनी ही ज्यादा फिर हम ले पाएंगे। तो ये समझे कि गहरी गहरी सांस लें, और जहां पर धुआं हो रहा है वहां उसके निस्तारण का व्यवस्था करें, जैसे चिमनी आदि लगा दें। ऐसा ना करें कि आप बैठी हैं, आप ही की तरफ हवा आ रही है, खांसे जा रही हैं और काम करती जा रही हैं, तो ऐसा ना करें। और सीओपीडी इस बीमारी के लक्षण इस तरह होते हैं, जैसे सीने में जकड़न, सांस फूलना, तेज खांसी, अत्यधिक बलगम, बुखार, वजन बढ़ना इत्यादि जो लक्षण है, तो बिल्कुल भी हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। और एक बात और है, खास बात ये कि अक्सर होता है, जैसे हमने अभी बता दिया कि सांस लें गहरी गहरी या और व्यायाम कर लें, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर वो कहते हैं तो दवाइयां भी लें, परहेज करने को कहते हैं तो वो भी कीजिए, क्योंकि अगर आप ठीक से कर लेंगे तो कोई बड़ी समस्या भी नहीं है। लेकिन अगर आपने थोड़ी लापरवाही की तो बहुत हद तक आप परेशानी में फंस सकते हैं। तो भाई हम तो चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, और आमतौर पर जैसे आजकल बार बार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हमारे हल्के फुल्के व्यायाम से, टहलने से, परहेज से, इन सब से अगर नियंत्रित कर ली जाए, रोक ली जाए, तो कितना अच्छा होगा, है कि नहीं? और इसके अलावा आहार में नमक का कम उपयोग करें, क्योंकि अधिक नमक जो होता है पानी को सोख सकता है, जिससे श्वसन तंत्र शुष्क हो जाता है और मरीज को सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। तो भाई ये बात तो हो गई कि नमक कम खाएं, लेकिन पानी ज्यादा पिएं, ये बहुत जरूरी है। तो 8 से 12 गिलास पानी जरूर पिएं, तो जो भी बलगम आदि होता है वो भी निकल जाता है। और वैसे भी सुबह जैसे कहते हैं ना कि आपका पूरा जो आहार नाल है वो एकदम साफ हो जाती है, नाक आदि सब बिल्कुल साफ हो जाता है, तो वो बहुत जरूरी है। जैसे हम बाकी चीजों की सफाई करते हैं, वैसे अंदर भी सफाई कर लेना चाहिए, है ना। और जिन लोगों को अस्थमा या धूल के कणों से एलर्जी है, वो जोखिम वाली जगहों से बचे, धूम्रपान ना करे। कोई अगर धूम्रपान कर रहा है तो वहां से भी दूर चले जाए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाए, ताजी हवा में गहरी सांस लेने की आदत डाले, संतुलित आहार लेकर भी हम काफी हद तक इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो सीओपीडी की जो बात कर रहे हैं हमारे साथी ने, बहुत अच्छी बात लिखी है। टेस्ट या जांच उपलब्ध नहीं है और इसका अंदाजा केवल लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है, इसलिए जैसे लक्षण महसूस होते हैं तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी स्थिति बताएं। और अगर आप जैसे धूम्रपान आदि करते हैं, तो करते थे, पीड़ित है कोई, तो जरा ध्यान रखें। किसी प्रकार के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है, अगर आप उससे ग्रस्त हैं, यानी कि श्वसन तंत्र के किसी भी संक्रमण से आप ग्रस्त हैं, तो या जैसे कि ज्यादा दिन से आपको खांसी आ रही है, बुखार सा आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, है ना। हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज दुनिया भर में मौत का तीसरा प्रमुख कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सीओपीडी दुनिया में 3.23 मिलियन मौतों का कारण बना है, और उनमें से 90% मौतें 70 साल से कम उम्र के लोगों की थी। और आगे भी लिखते हैं कि वायु प्रदूषण का सीओपीडी पर सीधा प्रभाव पड़ा है। वायु प्रदूषण के संपर्क में आने के लगभग तुरंत बाद लोगों को सांस की तकलीफ, खांसी, थूक, सिरदर्द, चेहरे और गले पर सूखापन के लक्षणों का अनुभव होता है। तो भाई ये सब तो लक्षण हो गई, लेकिन जो बात है कि अपना सबसे अच्छी बात है ना कि सावधानी रखें, तो वहां तक पहुंचने की नौबत ही ना आए, तो बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं है, कि नहीं जी। प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है वो करने से भी हमारे फेफड़ों की जो है शक्ति बढ़ती है, बिल्कुल, और हमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर किसी और वजह से हो रही है तो आप तुरंत चिकित्सक से सलाह लें, मिलें, इसमें लापरवाही न बरतें, है ना। और अब गीत सुनते हैं। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन
तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा। दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा। दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। अब तो न तोड़ो आशा मेरा मन तेरा। मेरा मन तेरा प्यासा मेरा मन तेरा। मेरी एक दाव तू है हार जीत मेरी। ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। जिंदगी है मेरी एक दाव तू है हार जीत मेरी। ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। कितनी है भोली आशा मेरा मन तेरा। मेरा मन तेरा प्यासा मेरा मन तेरा। पता नहीं कौन हूँ मैं क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना। अपनी वो कहानी जो आ जानी हो के बन गई फसाना। पता नहीं कौन हूँ मैं क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना। अपनी वो कहानी जो आ जानी हो के बन गई फसाना। जीवन क्या है तमाशा मेरा मन तेरा। मेरा मन तेरा प्यासा मेरा मन तेरा। पूरी कब होगी आशा मेरा मन तेरा। मेरा मन तेरा प्यासा मेरा मन तेरा। गीत सुन लिया? हाँ, जाहिर है तुमने सुनाया तो हमने सुन लिया जी, और हमारे इतना सभी प्यारा गीत साथियों ने भी था। सुन लिया। तो सुनाया इसीलिए था हम लोगों ने, है ना। और सचमुच बहुत प्यारा गीत था। और आज प्रतिवर्ष 16 नवंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज खास दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य विश्व में शांति के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करना है। बिल्कुल। यूनेस्को ने वर्ष 1994 में 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में इसे घोषित किया। और ये वर्ष जो था ये महात्मा गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ का ये पूरा वर्ष था। इस वर्ष ये निश्चित किया गया कि मनाया जाएगा, और क्योंकि शांति, अहिंसा और समानता के पुजारी थे महात्मा गांधी जी, तो जाहिर है कि उनके मूल्यों को प्रोत्साहित करना, और जाहिर है कि उसका परिणाम हम सब ने देखा कि किस तरह से वो अहिंसा के पुजारी ने किस तरह से सबको एकजुट कर लिया था। तो इसीलिए मनाना शुरू किया गया। और यह दिन लोगों को वैश्विक सहिष्णुता का महत्व और असहिष्णुता के दुष्प्रभाव को भी बताता है।
सहिष्णुता दिवस को हम एक उत्सव के रूप में मना सकते हैं। इस दिन हम अपने आसपास के लोगों के बारे में अधिक से अधिक जानें, उनकी समस्याओं को सुने, कोशिश करें कि हमारे में वो क्षमता आए कि हम शांति से सुन सकें, धैर्य से सुन सकें, इतने सहिष्णु हों कि कुछ ऐसी चीज हो जो उनकी हमें बुरी लगे या कहीं से हम उत्तेजित हो रहे हैं तो उसको भी हम संभाल सकें और फिर उसके बाद उसको सुलझाने में भी मदद करें, कुछ ऐसा प्रयास करें कि कुछ अपनी परेशानियों को किनारे रखते हुए, है ना, सहनशील बनते हुए कुछ करें। सहनशील होना न केवल एक सभ्य मानव और समाज का नैतिक कर्तव्य है, बल्कि एक शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण वातावरण की भी आवश्यकता है। बिल्कुल, और एक बहुत अद्भुत उपकरण कह सकते हैं इसको हमारी जिंदगी के लिए। अच्छी तरह अगर हमें जीना है तो इसको अगर हम अपने पास रखते हैं तो हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। सभी धर्मों में, संस्कृतियों में ये सद्भाव और शांति की बात कही गई है, तो जाहिर है कि कुछ तो है इसमें, है ना? जी, और सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए जो है वो पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार विज्ञान, कला, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए काम के लिए दिए जाते हैं। बिल्कुल, तो आवश्यकता यही है कि हम सब, एक अवसर है ऐसा कि हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं लेकिन इन अच्छी चीजों को हम भूल जाते हैं। तो ये अवसर है जब हम एक दूसरे के अधिकारों, आस्थाओं, धार्मिक मान्यताओं को महत्व दें, उनका आदर करें, फिर महसूस करें जितने हम अपने लिए संवेदनशील हैं, अपनी चीजों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, सब चीज के लिए संवेदनशील हैं, उतने ही दूसरे के लिए हों, है ना? तो जाहिर है कि इस तरह से दुनिया में जितनी भी नकारात्मक परिणाम हैं असहिष्णुता के कारण, वो सब समाप्त हो जाएंगे। कोई वाद विवाद नहीं होगा, तो किस तरीके की जो बातें हैं वो सब नहीं होगी। तो हमेशा सहिष्णु बनकर रहें तो देखो कितना अच्छा समाज एक विकसित होता है ना। जी, और रोजमर्रा की जिंदगी में बुआ जी कभी कभी हम असहिष्णु हो जाते हैं। अब जैसे ट्रैफिक की बात कीजिए कि अगर हम गाड़ी लेकर चले हैं और ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं तो भी हम शांति से, धीरज से काम करने के बजाय जोर जोर से हम हॉर्न बजाते हैं, जबकि सामने क्या समस्या है, कहाँ समस्या हो गई है, वो जाने बिना हम बस हॉर्न देते रहते हैं और झल्लाते रहते हैं। इसीलिए तो हमारे साथी ने लिखा है कि सहिष्णुता का मतलब सहनशील होना है। यदि आप किसी देश की प्रगति करना चाहते हैं तो आपको अपने साथी नागरिकों के प्रति सहिष्णु होना ही आवश्यक है। सहिष्णुता को सामाजिक मूल्य माना जाता है। सहिष्णु व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। सहिष्णु होना कठिन है पर असंभव नहीं। परिवार या समाज, देश में जहां तानातनी बढ़ेगी, बात बढ़ेगी, वहां हमें सहिष्णुता को धारण करना चाहिए, जिससे वातावरण सामान्य होगा और बात भी नहीं बढ़ेगी। हमारे देश भारत की यही एक मुख्य विशेषता है। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि सहनशीलता इंसान का सबसे बड़ा गुण है। हर इंसान के अंदर सहन शक्ति, क्षमता होनी चाहिए। बहुत से लोग छोटी छोटी बातों पर आवेश में आ जाते हैं, जिसका परिणाम उन्हें पूरा जीवन भुगतना पड़ता है। इसलिए सभी को अपने अंदर सहनशीलता को बढ़ाना चाहिए। यह जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। जब आप जीवन में सफल या कामयाब होते हैं तब आपके अंदर यह गुण होना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है, और इसके लिए अपनी जीवन शैली में अगर हम विचार करें तो खुश रहने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि हमारे में सहनशीलता भी बढ़ेगी। और इसके लिए खुश रहने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे संगीत। जी, झगड़ा बालम, नई नई प्रीत
मतलब कि अगर बात खत्म करनी है तो तुरंत अपनी हार मान लेना चाहिए। जी, रिश्ते को अगर जीवित बनाए रखना है तो कभी कभी हार जाना भी अच्छा है। ऐसा सही होने पर भी नहीं, सही देखिए, कभी भी अत्याचार सहन ना करें। अच्छा। पर जैसे छोटे मोटे मनमुटाव है, छोटी खट्टी मीठी नोक जोक है, तो उसमें हार जाना अच्छा है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आजकल के जमाने में तो बहुत ज्यादा सहनशील होना ठीक नहीं है, लोग बेवकूफ बनाने लगते हैं। लेकिन एक बात तो है सोनाली बेटा, एक बार बताओ, अगर थोड़ा कभी बेवकूफ बन गया तो क्या हो गया? ठीक है ना, कोई बात नहीं, सामने वाला तो खुश रहेगा। बस हाँ, हमारी हानि ना हो उसमें। बस ऐसे ही कोई बेवकूफ बना रहा है तो हम भी मजे ले सकते हैं कि चलो हमें समझ में आ गया है तो ठीक है, वो खुश हो रहा है तो ठीक है, उन्हें खुशी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। और कभी कभी सामने वाला इस बात से गुस्सा हो जाए कि तुम तो मजे ले रही हो फिर। नहीं नहीं, इतना हमें जाहिर नहीं करना है। अच्छा, ऐसा मतलब ये सब बिल्कुल तराजू में तौल के करना है तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो पाबंदी वाली चीज है ना, कि ये इतना हंसे इतना ना हंसे, इतना गम सहे इतना गम ना सहे, इतना धोखा सह सकते हैं इतना धोखा नहीं सह सकते हैं, 1,000 रुपए का नुकसान सह लेंगे, 10,000 वाला नहीं चलेगा। इसका कोई मापदंड नहीं है ना जी, बस मन जिसमें खुश है वो कर बस। तो भाई चलो ठीक है, ये तो तय हो गया। तो उसके बाद अब आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि समय की पाबंदी है, समय से हमें इस कार्यक्रम को समाप्त करना है जी। तो समय की पाबंदी पर बात कर ले। वैसे जो लोग समय के पाबंद रहते हैं वो खुश जरूर रहते हैं। ऐसा क्योंकि उन्हें ऐसी सामने से किसी की बात सुनने का मौका ही नहीं मिलता कि अरे तुम तो देरी से आए। तो कुछ लोग तो सामने वाले की बात सुन के भी खुश रहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, ये है कि वो कहीं असफल नहीं होते, उन्हें जो करना है वो कर लेते हैं। और हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि समय की पाबंदी की अगर बात करें तो विविध भारती से ज्यादा पाबंद कौन है समय का। बिल्कुल सही कहा। तो भाई ये तो इसलिए है कि आप सबका इंतजार रहता है, आप सबका प्यार है और आप इंतजार करते हैं उसी समय, तो हम फिर कैसे देर कर सकते हैं, है ना? और तो समय की पाबंद तो सभी को रहना। और समय की पाबंदी की बात चली है तो हमें भी कार्यक्रम के बीच में भी समय के पाबंद हम रहते की बात तो नहीं कर रही बिल्कुल। तो हम कार्यक्रम में एक अंतराल के बाद ले लें। हाँ, चलो ले लो फिर, चलो। ओ मेरी शर्मिली, ये है विविध भारती, कार्यक्रम है सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। और भाई देखो, ऐसा है ना कि हम लोग समय की पाबंदी की बात कर रहे थे, तो सफलता का मूल मंत्र जो है वो समय का पाबंद होना है। सत्यनिष्ठ होना तो है ही, लेकिन उसके संग संग समय से काम अगर ना हो तो आपकी जो सत्यनिष्ठा है वो किनारे हो जाती है ना? तो बहुत जरूरी है। हम काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन अगर समय से नहीं करते हैं तो बिल्कुल बेकार है। तो समय का पाबंद जो रहता है तो जाहिर है अनुशासित रहता है और उसका समय सारा काम जो है फिर वो जैसे कि लगता है ना कि एक बार आप समय के पाबंद हो गए तो सारा काम अपने आप होता जाता है जी। और मनुष्य जीवन में से अलग यदि हम प्रकृति की प्रक्रियाएं देखें, जैसे सूरज का उगना, अस्त होना, चंद्रमा का निकलना, फूलों का खिलना, मौसम का आना, सभी क्रियाएं बिल्कुल समय पर होती है। तो हमें प्रकृति से ये सब बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण होता है ना? बिल्कुल, यानी कि हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि सब कुछ समय पर होता है तो उसकी खूबसूरती कितनी अच्छी होती है, कितना खूबसूरत होता है। कोई भी इंसान देखो वैसे देखा जाए तो परिपूर्ण नहीं होता है, किसी में कुछ रहता है किसी में कुछ। लेकिन अगर जैसे किसी भी जगह पर समय से पहुंचना है या कुछ काम समय से करना है और ये आदत हम विकसित कर लें तो हम अपने काम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और जाहिर है कि फिर हमारा बहुत हद तक
भाई जाहिर है कि अगर हम काम समय से करेंगे तो हमारी विश्वसनीयता बनी रहेगी, हमारा खुद का आत्मविश्वास भरा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आत्मविश्वास बढ़ने तो जाहिर है कि समझ रहे हो कि हमारी जो कार्य काम की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है और अच्छा हम प्रदर्शन कर पाते हैं ना। जी। और बुआ जी, कुछ लोगों को एक आदत होती है ना कि अभी तो बहुत वक्त बाकी है। हाँ। जब समय हाथ से निकल जाता है उस वक्त फिर वो हड़बड़ाहट मच जाती है कि कुछ गलती हो जाती है, कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें ही भूल जाते हैं। जी। जल्दबाजी में कोई दुर्घटना भी हो सकती है, कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। और जब बार बार इन आदतों को कोई अपनाता है तो इंसान हर बार देरी से काम करने के लिए बदनाम भी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, और उसमें उनकी विश्वसनीयता बन जाती है कि ये बिल्कुल देर से ही करेंगे। बिल्कुल पक्का हो जाता है, मुहर लग जाती है। हमारे साथी लिखते हैं कि समय बड़ा अनमोल है, बीता समय कभी लौट कर नहीं आ सकता। कभी सभी तो कहते हैं कि कभी भी आपके चेहरे पर तनाव या चिंता की शिकन भी नजर नहीं आएगी। वही व्यक्ति विश्वसनीय होता है जो समय का पाबंद होता है। जीवन में सफल भी वही व्यक्ति होता है जो समय का पाबंद होता है। मेरे पिता भी समय के बहुत पाबंद थे और मैं भी बहुत पाबंद हूँ। कहीं जाना हो, कुछ काम करना हो तो समय से 10 मिनट पहले करके तनाव मुक्त रहती हूँ। क्या बात है। वाह। और ऐसा भी है ना कि बच्चे हो, विद्यार्थी हो, गृहिणियां हो या बुजुर्ग हो, हर किसी को अपने काम का नियोजन पहले से ही करना चाहिए, ताकि दूसरे दिन जो है सुबह किसी काम के लिए बाहर जाना तो उस वक्त उसके अगर पूर्व तैयारी हो तो हम समय का पाबंद जो है बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, और बड़ा जैसे कहते हैं ना कि परिणाम अच्छा होगा, बहुत खूबसूरती से होगा। जैसे इन्होंने कहा चिंता मुक्त होकर आप रहेंगे, तो जाहिर है कि जब चिंता मुक्त होकर आप कोई काम करेंगे तो वो काम बहुत अच्छे से अच्छा होगा, यानी सर्वोत्तम वाला होगा, है ना। और जब हम कभी देर से पहुंचते हैं तो ये दिखाई देता है कि आप समय के मूल्य को नहीं समझते, साथ ही आप दूसरों के समय की भी कदर नहीं करते। हाँ। समय पर पहुंचकर दूसरों को अपने बारे में गलत सोचने का मौका ही मत दीजिए। बिल्कुल। और समय की पाबंदी अगर नहीं रहती है तो अगर खासतौर से जैसे विवाह आदि शुरू हो चुके हैं तो उसमें क्या होता है कि चलो इसमें विश्वसनीयता की बात तो नहीं है, चलिए आपके यहाँ जब बहुत सारे 25-50 लोग आ रहे हैं तो कौन परवाह करता है। लेकिन अगर शादी ब्याह में जिसके यहाँ संपन्न हो रहा है विवाह, उसके अगर बहुत देर से बारात आती है या खाना पीना देर से होता है तो कैसे सब लोग बिल्कुल थके थके से हो जाते हैं ना, और खाना पीना भी थक जाता है। जो भी व्यंजन बना होता है उसकी सारी खूबसूरती चली जाती है ना। चाहे गर्मी का दिन हो तो आइसक्रीम पिघलेगी, सर्दी का मौसम हो तो सारा सामान ठंडा हो जाता है, फिर गर्म किया हुआ खाना, तो वो मजा नहीं रहता है। और कुछ लोग बिना खाना खाए ही निकल जाते हैं। क्या करें वो, है ना। तो किसी को दूर जाना रहता है। तो कुल मिलाकर ये बात होती है कि जो 100% मिलना चाहिए था, जो रौनक होनी चाहिए या जो मिलने की का मजा होता है, वो उत्साह जो होता है, वो सब धीरे धीरे कम हो जाता है ना। एक सब लोग जैसे आते हैं विवाह आदि में, किसी उत्सव में, किसी भी उत्सव में, तो बड़ा आते हैं तो बड़ी खुशी खुशी से आते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं एक दूसरे से, फिर वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है ना। और हमारी देरी से पहुंचने की आदत के कारण पूरा माहौल भी खराब हो जाता है ना कभी-कभी। क्योंकि जब हम कभी पूरे समूह के साथ कहीं जा रहे हैं तो उस वक्त तो हमें समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी देरी से आने के कारण सभी का जो है मजा किरकिरा हो जाता है कि चलो देरी से पहुंचे, फिर वहां नाश्ता खत्म हो गया, अब क्या करें। और अगर आपकी आदत ऐसी ही है तो अक्सर आप वाहन भी छोड़ेंगे, चाहे वो आप रेल यात्रा कर रहे हो, हवाई यात्रा कर रहे हो, है ना। तो उन सब जगहों पर भी बड़ी झेल हो जाती है, कह सकते हैं। सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। इसके संग संग पैसे का बहुत नुकसान होता है। ये तो आप ही का होता है ना, बिल्कुल बाकी किसी का नहीं होता। और नुकसान की बात चली है तो विद्यार्थियों को भी परीक्षा के वक्त समय से जाना चाहिए। कभी ऐसा हो जाए कि पेपर देरी से हम पहुंचे तो वहाँ पे हमें समय कम मिलेगा, न जो पेपर लिखना है तो कम मिलेगा, या समय कम मिलेगा, उसके साथ साथ कुछ प्लस माइनस हो गया, जैसे कि कुछ आप छूट गया, कुछ टूट गया, या कुछ आपका रह गया, भूल गया आप, तो उन सब के लिए आपके पास समय रहेगा। तो समय की पाबंदी का ख्याल रखें और मार्जिन लेकर चलेंगे तो और अच्छी बात है। रुक के किसी का इंतजार करते हो तुम, ये पल फिर ना आएगा, इस पल को यूं जाया ना करो तुम, जो नया कल आएगा। क्या बात है। तो बहुत प्यारी पंक्तियां इन्होंने लिखकर भेजी है। तो हम भी इंतजार नहीं करते हैं, गीत सुनवा दो अब, है ना। धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, कोई आता है
मतलब ये है कि दिल की बेकरारी भी जो है वो धीरे धीरे ही बढ़ाई जाए, ऐसा। हम जैसे सामने बहुत अच्छा व्यंजन रखा पर बहुत गर्म है, तो हमें थोड़ी से शांति से लेना पड़ेगा कि भाई थोड़ा ठंडा हो जाए, नहीं तो हमारी जीभ जल सकती है। बिल्कुल सही बात है। और पालक के जो व्यंजन होते हैं वो अधिकतर ऐसे ही होते हैं जो गरम गरम खाए जाएं। तो अब जैसे अब हम पालक और बेसन की गट्टे वाली सब्जी, अच्छा। गट्टे वाली सब्जी तो बहुत लोगों ने बनाई होगी, पर ये पालक और बेसन की जो गट्टे वाली सब्जी है कुछ अलग है। अच्छा। इसके लिए हम सामग्री बता देंगे। पालक 1 गुच्छा, 2 कटोरी बेसन, कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो है कुटा हुआ 1 चम्मच, और उसके बाद में तेल, अजवाइन 1 छोटा चम्मच, तिल, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, 1 प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का जो है पेस्ट जो है एक बना के रख देंगे हम। अच्छा। विधि, पालक को धोकर उसे हम है ना ऐसे कपड़े पर एक फैला के रख देंगे, यानी उसके जो गीलापन है निकल जाएगा। फिर हम एक कुकर के डब्बे में जिसमें हम दाल चावल बनाते हैं उसमें थोड़ी चिकनाई लगा के उसे साइड में रखेंगे, और एक बर्तन में हम बेसन लेंगे। बेसन में सारे सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी, मिर्ची और गरम मसाला, और उसमें जो है कुटा हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो डाल देंगे। पानी डालकर उसका मिश्रण जो है घोल बना लेंगे। अब पालक का जो हमने जो चिकनाई लगा जो डब्बा रखा था कुकर का, उसमें हम पालक की पत्तियों को से फैला देंगे, ऐसे कच्ची। हाँ, कैसे फैला। उसके ऊपर हम बेसन का घोल डालेंगे। अच्छा। फिर उसके ऊपर फिर से हम मुझे पालक की पत्तियों को रखेंगे, फिर से बेसन का घोल डालेंगे, यानी एक परत फिर हम पालक की पत्तियां रखेंगे और फिर बेसन का घोल डालेंगे। अच्छा, बेसन का घोल कितना मोटा, गाढ़ा, पतला होना चाहिए? जैसा जो भजिए का जैसा होता है उस तरह भजिए का जैसा। जी। और उसके बाद में फिर इस जो है वो जो हमने तैयार किया है डब्बा, उसे हम कुकर में रख देंगे, बस हम सीटी निकाल देंगे। अच्छा, लेकिन ये स्पष्ट कर दें साथियों कि कुकर में सीधे नहीं रखना है। कुकर में जो सेपरेटर आता है जिसमें अलग अलग डिब्बे में दाल चावल पकाया जाता है, ये उस डिब्बे की बात कर रही हैं जी। और नीचे पानी डालेंगे। पानी के ऊपर एक रिंग रख कर उसके ऊपर हम ये डिब्बा रख देंगे, उसकी जाली जो आती है उसी को रख देंगे। और सीटी निकाल कर 10 से 15 मिनट तक हम इसे भाप पर पका लेंगे। अच्छा। अब जब ठंडा हो जाएगा तो उसके हम छोटी छोटी जो है उसके गट्टे जो है बढ़िया काट लेंगे, मतलब बर्फी जैसा आप काट लीजिए या चौकोर काट लीजिए, जैसा आपका मन हो। अब गट्टे कहोगी तो लोग गोल गोल ढूंढेंगे, नहीं ये चौकोनी बट्टे। और फिर हम एक ग्रेवी तैयार करेंगे। अच्छा। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की जो है एक हम इसे पीस लेंगे। जी। और पीस करके तेल में सब छोड़ के मसाला भून के उसमें हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर डाल के और उसमें पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, और जब उबाल आने लगेगा तब ये छोटी छोटी बढ़िया कह लीजिए, गट्टे कह लीजिए, इसे उबालेंगे। और टुकड़े जो जैसे चौकोर चौकोर हैं आपने बनाए हैं, जिस भी आपने शेप में बनाए आकार में, वो डाल दीजिए। अच्छा। और इसे 5 मिनट तक उबालने देंगे, क्योंकि पहले से ही भाप पर वो पके हुए हैं। तो जब वो इसमें मसाले में एक सार हो जाए तो बंद कर दीजिए गैस, और फिर उसे चावल या रोटी के साथ में खा सकते हैं। ये तो बहुत पौष्टिक है। और हमारे साथी वैसे भी लिख रहे हैं कि पालक जो है बहुत पौष्टिक कह सकते हैं। पालक क्या, हरी पत्तेदार सब्जी है। तो वैसे एक बात और है सोनाली बिटिया कि जो हरी पत्तेदार सब्जियों में अगर देखा जाए तो पालक सबसे ज्यादा खाई जाती है और लोगों को पसंद आती है। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई हमें तो पकौड़ी इसकी बहुत पसंद है, भजिए, तो भाई हमें भी बहुत पसंद है। तो जैसे अभी बताया तुमने ना कि पत्ते हैं उनको अलग अलग करके धो के छांट के रख लीजिए। भाई 2 तरह से बनती है इसकी, पकौड़ी कह लें या भजिया कह लें। तो एक तो ये कि आपने छोटे छोटे पत्ते लीजिए, बहुत बड़े बड़े वाले नहीं, छोटे छोटे पत्तों को साफ करके किनारे रख लीजिए, सुखा लीजिए उसको। फिर बेसन का घोल बना लीजिए। बेसन के घोल में नमक, अजवाइन, हींग और हरी मिर्च काट के डाल लीजिए। बाकी आपकी इच्छा है तो लहसुन भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, और नहीं तो सादा रख लीजिए। हरी मिर्च काट के डालेंगे, अच्छी लगेगी। थोड़ी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें अगर आपने 4-5 चम्मच अगर बेसन आपने लिया है, उसमें 1 चम्मच सूजी डाल के रख लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा कुरकुरा हो जाएगा। अगर आपने सूजी डाला है तो रवा डाला है तो उसको थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए सेट होने दीजिएगा, और अच्छी तरह से उसको फेंट लें उसको। उसके बाद नमक, बाकी जो हमने बताया वो, उसके बाद एक एक पत्ते को लपेटते जाएं और तलते जाइए, तो बहुत कुरकुरी और ऐसी भजिया बन जाएगी। और उसके बाद उसके ऊपर आप चटनी, हरी चटनी, मीठी चटनी डाल के ऐसे खा सकते हैं, है ना, बहुत स्वादिष्ट। और ये हुआ एक ये तरीका ये है कि जो हम गड्डी लेते हैं, पूरा उसका गुच्छा, उसको आप थोड़ा मतलब करीब 1 अंगुल चौड़ा चौड़ा काट लें उसको। बहुत बारीक नहीं काटना है, काट के उसको एक प्लेट पर फैला दें, धो के साफ करके। फिर उसके ऊपर अच्छे से बेसन बुरक दें, फैला दें। अच्छा। और फिर उसको थोड़ा कम बेसन वाला, कम पानी डालकर ऐसे ही नमक और अजवाइन, हरी मिर्च, हींग आदि डालकर उसको उसमें लपेट लें हल्का हल्का, और थोड़ा सा
फैला फैला कर उसको डालें, मतलब छितरा छितरा हाँ। कर, मतलब ऐसे नहीं गोलियां ना बनाएं, बल्कि आप कढ़ाई में जब उसको डालें तो अपनी उंगलियों से ऐसे करें कि वो फैल जाए, छिटका छिटका के डालें, फिर बहुत कुरकुरी कुरकुरी ये भजिया तैयार हो जाएगी। और चाय के साथ में तो ये जो भजिया है, पालक का जो भजिया है, बहुत ही स्वादिष्ट बहुत लगेगा। स्वादिष्ट लगता है, बिल्कुल सही बात है। और अब पालक सूप बनाना हम सिखाएंगे। सबसे पहले सूप पिलाना चाहिए था, पता है। सामग्री है 2 बड़ी कटोरी धोकर काटी हुई जो है कटी हुई पालक, एक हाँ। प्याज, 4-6 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच मक्खन, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक और लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर जो है पाउडर, उसके बाद में आधी कटोरी उबले हरे मकई के दाने। उसके बाद में विधि, एक पैन में मक्खन डालकर उसमें खड़े मसाले डाल दे, फिर उसमें बारीक कटा प्याज, अदरक, लहसुन डालकर चलाए, फिर पालक डालकर मिलाए, नमक डालकर ढककर रख दे, फिर तेज पत्ता, दालचीनी को निकाल लें और बाकी पूरे मिश्रण को महीन पीसकर उसमें पानी मिलाए और अब इसे छान ले। अब 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोलकर पालक के मिश्रण में डाले और चलाए, गुठली ना होने दे, काली मिर्च पाउडर डाले, फिर उसमें जब उबाल आ जाएगा उसके बाद में इसमें फ्रेश क्रीम डाले 1 चम्मच और मकई के दाने जो है वो डालकर उसे थोड़ा उबाल आने दे और ये गरम गरम जो है सूप जो है बहुत स्वादिष्ट लगता है। और जो छान के हमने जो पालक का निकाला था उसे हम पराठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है। और इस तरह से तो पराठे आदि तो बनते ही हैं, इसी के पानी में सान के पूड़ियाँ भी बनती हैं मस्त। लेकिन ये जैसे तुमने बताया कि कॉर्न उबाल लें, तो कॉर्न अगर आपके पास उबला है तो थोड़ा बचा कर रख लीजिए, दूसरे दिन आप सुबह जो है ये कॉर्न पालक टोस्ट बना सकती हैं। तो इसमें क्या करना है कि कॉर्न उबाल के अलग रख लीजिए पहले, और उसके बाद पत्ते जो हैं पालक के थोड़े ज्यादा चौड़े चौड़े काटने, करीब 2 इंच चौड़े चौड़े आप काट लीजिए, और पत्ते पत्ते इसमें ज्यादा हो, डंठल ना हो तो अच्छा है। और इसको अलग रख ले। उसके बाद पानी उबालने के लिए चढ़ा दें, उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए, और जब उबलने लगे तो बस पालक के पत्ते डालिए और 2 सेकंड में निकाल लीजिए उसको, ब्लांच कर लीजिए उसको। फिर उसके बाद हल्का सा मुलायमियत उसमें आ जाएगी, उसको हटा लीजिए। और हर ब्रेड आप ले लें, या जैसा भी आप चाहें जिस तरीके की ब्रेड लेके उसके ऊपर, हाँ उसके पहले क्या करना है कि ब्रेड तो आपको लेना ही है, उसको अलग रख लीजिए। और उससे पहले कढ़ाई में क्या करेंगे, थोड़ा सा चीज डालिए और उसमें ये कॉर्न और पालक डाल के 2 मिनट के लिए चलाइए और बस हटा लीजिए, मतलब चीज पिघले और मिल जाए उसमें, बस इतना ही चाहिए। और आप उसमें चाहे तो चिली फ्लेक्स या लाल मिर्च जो पत्तियां आती हैं वो डाल लीजिए। और उसके बाद अलग अलग ब्रेड पर आप इसको रख कर हल्का सा उस पर चाहे तो ये जो पेस्ट आपने तैयार किया वो, यानी पालक स्पिनच कॉर्न इसको टोस्ट बोलते हैं जी। तो पालक और कॉर्न वाला जो ये पेस्ट आपने तैयार किया है उसको आप हर ब्रेड पर लगा लीजिए। उसके ऊपर चीज चाहे तो और ग्रेट कर लें, चाहे तो उसके बाद टोस्टर में उसको टोस्ट कर लीजिए। टोस्टर में नहीं बल्कि ओवन आदि में आप उसको सेक लें अच्छी तरीके से, तो बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। हाँ, और गार्लिक भी डाल सकते हैं आप चाहे तो। क्योंकि बच्चे पालक खाने से जो बच्चे कतराते हैं तो उन्हें इस तरह से टोस्ट बना के हम खिलाएंगे तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो इस तरीके की चालाकी तो होनी चाहिए। लेकिन एक चालाकी और है कि हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है, पता है कि 3:30 बज रहे हैं, हमारी पत्नी चाय के लिए बुला रही है। तो भाई ऐसे जी जला रहे हैं लोग, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम गीत सुन लेते हैं पहले, है ना? सुनते हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो भाई झूठ ना बोलो, अच्छी अच्छी बातें करो, सब कुछ है, लेकिन इतना आसान तो होता नहीं है। सब लोग ये भी कहते हैं कि कहना बहुत आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। सचमुच। और जैसे बनाने की बात चले तो कहना बहुत आसान है कि हमने तो पालक का सूप बना लिया। अच्छा, हमें लगा तुम बेवकूफ बनाने की बात कर रही हो। पर बनाने में बहुत मुश्किल होती है। हाँ, ये बात तो है, बनाने में बहुत मुश्किल होती है कोई भी व्यंजन हो। और खास तौर से ये जो बेसन की पकौड़ी बनती है ना, उसके लिए तो मतलब डबल वो बने, खूब अंदर से पोली सी बने, तो वो तो बड़ा मुश्किल होता है। जी ना। और पालक बड़ी की हम सखियों को विधि बताएंगे। इसकी सामग्री है, पालक को धोकर बारीक काट कर 2 कटोरी रख ले। फिर उसमें 2 कटोरी बेसन, आधा कटोरी चावल का आटा, अदरक लहसुन मिर्ची का जो है पेस्ट कुटा हुआ 1 चम्मच, नमक हल्दी मिर्ची गरम मसाला 1 चम्मच, तिल छोटा चम्मच अजवाइन और आधा नींबू का रस, ये सामग्री है। अब पालक को जो है बारीक बारीक काट ले, धोकर साफ करके। अब उसमें बेसन, चावल का आटा और सारे मसाले मिला ले, और उसमें 1 चम्मच तेल मिलाकर उसे ना गूंथ ले और एक रोल तैयार कर ले। अच्छा। अब इस रोल को हमें, जैसे हमने अभी बताया था, वैसे भाप पर हमें पकाना है कि गंजी में पानी डालकर उसमें छलनी के ऊपर वो जो रोल रख दीजिए, उसे 10 मिनट तक के उसे उस रोल को जो पका ले, और ठंडा होने के बाद में उसे इस तरह से काट ले। हाँ, जो बड़ी के आकार में उसे काट ले। अब इसे गर्म तेल में या तो आप इसे डीप फ्राई यानी तल सकते हैं, या फिर उसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं हरी चटनी के साथ में, टमाटर। मतलब अब इस बार जो तुमने बताया वो गट्टे का शेप होगा। जी हाँ, देखो हमारे साथी ने लिखा है, बुआ जी ने सही कहा, गट्टे तो हम लोग गोली ढूंढते हैं। अच्छा कि आपने स्पष्ट कर दिया, बहुत अच्छी व्यंजन विधि बताई, गट्टे और पालक का सूप। लेकिन एक हमारे साथी ने लिखा है कि हमें पालक बिल्कुल पसंद नहीं है। पर इस तरह से जब व्यंजन बनाएंगे ना तो जरूर पसंद आएगा। तो इन्होंने लिखा कि जब भी घर में सब्जी बनती है तो मैं दूसरी सब्जी अचार ले लेता हूँ, लेकिन पालक की सब्जी नहीं खाता। जानता हूँ कि ये सब्जी पौष्टिक होती है, लेकिन फिर भी नहीं खाता, पसंद ही नहीं है ये सब्जी। तो भाई जो चीजें, बाकी व्यंजन जो हमने बताया है, कोशिश करें वो खाएं, जरूरी नहीं है कि आप वही खाएं, है ना। और सभी ने कहा कि पालक का सेवन, समय का पालन, अपनी अपनी जगह दोनों बहुत फायदेमंद है। तो और कुछ व्यंजन बता रही हो? वैसे तो पालक जो है ना, वो इतना, मुझे तो बहुत पसंदीदा मेरी सब्जी है। दाल पालक बना ले, कि दाल जब है उबालने जब हम रखते हैं, पसंद ही नहीं है तो कैसे क्या कर लेंगे? अरे उसको अगर हम स्वादिष्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा ना। लेकिन हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है, जो तुमने बताया था अभी, कि जो बड़ियां बनाई थी चौकोर चौकोर वाली, भाप से सेक के, मतलब गट्टे की सब्जी की जगह पालक के गट्टे बनाए थे, वो हमारी साथी लिख रही हैं कि अगर आप उसको छौंक लें वैसा ही जो आपने निकाला था, तो वो आप अभी जब कार्यक्रम खत्म होगा और चाय पियेंगे तो आप उसके संग खा सकती हैं। घर जाकर बनाएंगे तब खाएंगे, हाँ, और तब बताएंगे कि कैसे लगी, कैसे बनी। वैसे हरी चटनी के साथ में जो है ना, वो बढ़िया, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रयोग हैं, हमारी बहनें करती रहती हैं, बताती रहती हैं। तो
आप भी बनाइए जो हमने बताया, और बाकी पालक का और क्या बनाना है? वैसे पालक जो है ना, दाल पालक बहुत अच्छी लगती है। हाँ। जैसे दाल जब हम पकने रखते हैं तो उसी में पालक को काट के उसमें प्याज टमाटर सब डाल दीजिए, और उसे अच्छी तरह से जब वो पक जाए तो उसे मथनी से मथ लीजिए, और उसके बाद में उसमें प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाल के उसका जो तड़का जो है उसमें डालें। चाहे तो आप उसमें थोड़ा सा इमली और गुड़ भी डाल सकते हैं। क्या बात है। तो ये जो है ना, और उसमें ना भीगे हुए मूंगफली के दाने और चना दाल भी जब हम पकाते हैं उस वक्त डाल दें। हाँ। इतनी स्वादिष्ट ये दाल बनती है। क्या बात है। और दाल के साथ में और फुल्के के साथ में रोटी के साथ में किसी के साथ ये खा सकते हैं। दाल पालक तो मुझे बहुत पसंद है। और जब सर्दियों के मौसम में ना पालक बहुत अच्छी आती है। हाँ, पालक और जो भी पत्तेदार सब्जियां आती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, वो इस समय बहुत अच्छी आती हैं, ताजी रहती हैं, अच्छा लगता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी बताया तुमने, जैसे कि दाल में डाल लें, या नहीं तो इसको उबाल कर आप आटे या बेसन में उसको लगा लें आटे में, और उसका रोटी पराठा खाइए, पूरी भी बना सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से भी आप इसका सेवन जरूर करें, क्योंकि फायदेमंद चीज है। दाल तो तुमने बताया, वैसे ही पालक पनीर तो पसंद ही होगा सबको भाई, वो बनाइए, बच्चों को वो खिलाइए। तो कहीं ना कहीं किसी किसी रूप में आप हरी पत्तेदार सब्जियां और खास तौर से पालक जरूर खाएं। एक बात और कि पालक बनाते समय इस बात का ख्याल रखें कि पहले उसको धो लें तब काटें। काटने के बाद अगर आप धोते हैं तो उसके बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं जो निकल जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और समय से काम कीजिए। हम भी समय से काम करते हैं, तो अब समय कह रहा है कि इजाजत ले लेनी चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी